मेरा 16 साल का भतीजा जब भी घर का सौदा लेकर आता तो रोज उसमें 20 रुपए की फिटकरी भी लेकर आता। फिटकरी का काम तो औरतें अपने वैसे कामों में इस्तेमाल करती हैं। शर्म के मारे मैं उससे उसकी इस हरकत की वजह भी ना पूछती। एक दिन मैंने अपने भतीजे को मेरे बाथरूम में झांकते देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। 1 महीने बाद किचन में फिटकरी का ढेर लग गया। आखिर एक दिन मैंने भतीजे को बुलाकर वजह पूछी तो मेरे होश उड़ गए और शर्म से पानी पानी हो गई। मेरा भतीजा तो मेरा नाम शीतल है। कुछ दिनों से मेरे पेट में नीचे दर्द उठ रहा था। आज भी दर्द से मेरा बुरा हाल था। मेरी ऐसी हालत थी कि मुझसे घर का कोई काम भी नहीं हो रहा था। सारा घर बिखरा पड़ा था। किचन में बर्तनों का ढेर था। दूसरी तरफ मैले कपड़े धोने को पड़े हुए थे। ये सारे काम अगर मैं थोड़ी सी देर से कर भी लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत तो खाना बनाने की थी। वो ऐसा काम था जो मुझे वक्त पर करना होता था, हर हाल में ही, चाहे मैं कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हूँ। मैं इस घर में अपने पति के साथ रहती थी। मेरी शादी को काफ़ी समय गुजर चुका था, मगर मैं औलाद को तरस रही थी क्योंकि मेरे पति की रिपोर्ट सही नहीं थी। इसकी वजह से वह भी खामोश थे, वरना अब तक तो वह भी मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर चुके होते। मेरी सास तो ये बात मानने को ही तैयार नहीं थी कि दिक्कत मुझ में नहीं, उनके बेटे में है, जबकि असल में उन्हें भी कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अगर वह थोड़ी बहुत दवा खाते तो जो भी थोड़ी समस्या थी वो ठीक हो जाती। लेकिन मेरे पति अपनी ज़िद के आगे ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनमें कोई कमी है। अपने अहंकार के चक्कर में ही वह डॉक्टर की बात को भी झुठलाते रहते थे। मैं भी चुप हो जाती क्योंकि ज़्यादा कुछ कहने का मतलब कि घर में अशांति फैलाना। इसलिए ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी। मेरे पति सुबह काम पर चले जाते और शाम को देर से वापस आते। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती। घर का सामान भी मैं खुद ही लेकर आती क्योंकि मेरे पति मुझसे बात ही नहीं करते थे। जो मैं उनसे किसी काम के लिए कहती, न जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था और वह क्या चाहते थे। मुझे आज तक समझ में नहीं आया था कि वह बिल्कुल खामोश क्यों रहते थे। वह अपने अंदर के राज को किसी को बताना नहीं चाहते थे। लेकिन इतना तो मैं समझ गई थी कि वह औलाद की वजह से परेशान हैं, मगर उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। शायद अंदर ही अंदर वह खुद को कसूरवार समझते थे। लेकिन कुछ समय से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। नाभि के नीचे अजीब सा दर्द उठता था। 2-3 महीने तक तो ये दर्द हल्का था, लेकिन अब ये दर्द बढ़ता ही जा रहा था। सुबह को मुझे इतना दर्द नहीं होता था, लेकिन जैसे ही शाम होती थी वैसे ही दर्द बढ़ जाता था और फिर मेरे लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता था। मैंने 2-3 बार अपने पति से अपनी तबीयत का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। मैं भी खामोशी से दर्द को बर्दाश्त करती रही। जब गोली खा लेती तो थोड़ा आराम मिल जाता था, लेकिन फिर वही दर्द फिर से शुरू हो जाता। मेरी सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि मुझे औलाद नहीं थी। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। मेरे पति बीमार होते थे तो मैं थी उनका ख्याल रखने के लिए, लेकिन अगर मुझे सर दर्द भी हो जाए तो कोई मुझे पानी देने वाला भी नहीं होता। एक दिन अचानक दूसरे शहर से मेरी भाभी आ गईं। वह किसी रिश्तेदार की शादी में आई थीं और वापसी पर वह मेरे घर भी आ गईं, तो वह मुझे देखकर परेशान हो गईं। शाम का समय था और मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। जब दरवाजे पर बेल बजी तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाज़ा खोलने जाती, लेकिन शाम के वक्त मेरे पति आते थे, इसलिए मुझे उठना ही पड़ा। मगर सामने अपनी भाभी को देखकर मैं खुश होने के साथ साथ हैरान भी थी। भाभी न जाने कब से बेल बजा रही थीं। आते ही कहने लगीं, तुमने दरवाज़ा इतनी देर से क्यों खोला? मैंने उन्हें चाय पिलाई और अपनी सारी राम कहानी सुनाई। उन्होंने देखा कि दर्द से मेरा रंग पीला पड़ गया है। भाभी ने जब मेरी कहानी सुनी तो सोच में पड़ गईं। फिर मुझसे कहने लगीं कि मैं जल्दी में हूँ, मेरी ट्रेन है और मुझे हर हाल में अभी निकलना होगा। पीछे मेरा घर और मेरे बच्चे ना होते तो मैं ज़रूर तुम्हारे पास रुक जाती और तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, रुक नहीं सकती हूँ।
फिर भाभी को एक ख्याल आया। उनके साथ उनका 16 साल का बड़ा बेटा दीपक भी था। भाभी ने मुझसे कहा कि मैं दीपक को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। तुम इसके साथ रिक्शे से डॉक्टर के पास चली जाना। ये तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और तुम्हारे काम भी कर दिया करेगा। अभी इसकी कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं। मैं इसके कपड़े बाद में भिजवा दूंगी। अभी तो ये 2 जोड़ी कपड़े साथ ही लाया है। मेरी भाभी मेरे लिए फ़िक्रमंद थीं, इसलिए अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर चली गईं। पिछली बार जब मैंने अपने भतीजे को देखा था तो वह 12 साल का था और आज वह अच्छा खासा बड़ा हो चुका था। वह लंबाई में अपनी उम्र से बड़ा लगता था। यही नहीं, वह बहुत समझदार भी हो चुका था। लेकिन वह हमसे ज़्यादा घुला मिला हुआ नहीं था, क्योंकि भैया भाभी दूसरे शहर में थे और मैं दूर यहाँ पर थी। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में उलझे हुए थे। आने जाने का वक्त नहीं मिल पाता था। खैर, दीपक ने मेरे घर रहना शुरू कर दिया और भाभी के कहने पर वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। जाने को तो मैं खुद भी जा सकती थी, लेकिन अकेले जाने से मुझे डर लगता था। मेरा घर बस्ती से थोड़ा सा दूर था, इसीलिए आने जाने में काफ़ी वक्त लगता था। मैं दीपक के साथ रिक्शे में बैठकर चली गई। कोई 35 मिनट का सफ़र तय करने के बाद अस्पताल आ गया। काफ़ी देर बाद मेरा नंबर आया तो मैं दीपक के साथ ही डॉक्टर के पास अंदर चली गई। डॉक्टर साहिबा ने दीपक को एक तरफ बैठने को कहा। वह चुपचाप दूर बैठ गया। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और एक अजीब सी बीमारी बताई। डॉक्टर ने कहा कि ये ऐसी बीमारी है जो बढ़ती उम्र के साथ औरतों को लग जाती है। 100 में से 10 औरतों को ये बीमारी होती है। इस बीमारी में 2 तरह की तकलीफ़ें होती हैं। एक तो इसमें औलाद का होना बहुत मुश्किल है, दूसरा दर्द बहुत होता है। इस बीमारी को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अगर औरत को पहले से औलाद होती है तो फिर वह अपनी बच्चेदानी निकलवा कर इस तकलीफ़ से जान छुड़ा लेती है। लेकिन अगर औलाद नहीं है तो फिर औरत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। या तो औरत गोलियां इस्तेमाल करे, लेकिन इन गोलियों से औलाद होने के चांस दिन ब दिन कम होते चले जाते हैं और औरत पूरी तरह से बांझ हो जाती है। ऐसी औरत के लिए ऑपरेशन आखिरी हल होता है, लेकिन इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। ऑपरेशन के ज़रिए हम सफाई करते हैं और औरत इस तकलीफ़ से आज़ाद हो जाती है। लेकिन आपको औलाद नहीं है, इसलिए मैं आपको गोलियों का मशवरा नहीं दूंगी, ऑपरेशन का दूंगी, जिसके लिए आप 1 लाख रुपए जमा करवा दें। ऑपरेशन के बाद आपकी इस दर्द से जान छूट जाएगी और भगवान ने चाहा तो आपको औलाद भी हो जाएगी। 1 लाख रुपए का सुनकर तो मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया। इस महंगाई के दौर में अपना पेट भरना ही मुश्किल हो रहा था, तो मैं 1 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करती। मैं डॉक्टर से बिना कुछ कहे खामोशी से उठकर वहाँ से चली आई। सारे रास्ते मैं अपनी बीमारी की टेंशन में ही रही। शाम को हम घर पहुँचे तो मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। दर्द भी बहुत बढ़ गया था। दीपक ने मेरी हालत देखी तो मुझसे कहा कि आप आराम करें, मैं आपको दवाई देता हूँ। दीपक ने मुझे दर्द की गोली और पानी दिया। मैं बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि अभी खाना बनाना है, घर के काफ़ी काम हैं। मैं दर्द में भी आराम नहीं कर पा रही थी। शाम की चाय भी बनानी थी। मैं अभी यही सब सोच रही थी कि दीपक चाय का कप लेकर मेरे कमरे में आया। उसने मेरे सामने चाय रखी और खामोशी से वापस चला गया। मैंने चाय पी तो मेरे दर्द को कुछ आराम मिला। मैंने पहले भी सुना था कि पेट में दर्द हो तो कोई गर्म चीज़ पीनी चाहिए। फिर मुझे याद आया कि किचन में बर्तन धोने के लिए पड़े हैं। मैं आराम से उठकर किचन की तरफ गई तो देखा कि दीपक ने वह बर्तन धो दिए थे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि मुझे आदत है, मैं माँ की भी काम में मदद करवा दिया करता था। आपको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे दे दें, मैं बाजार से खाना ले आता हूँ। दीपक की बातें मुझे हैरान कर रही थीं। वह छोटा सा बच्चा कितना समझदार था, जैसे कोई 20-22 साल का लड़का हो। कुछ बच्चे वक्त से पहले ही समझदार हो जाते हैं। दीपक भी उन्हीं में से एक था। मैंने कहा, नहीं, तुम्हारे फूफा जी को बाजार का खाना पसंद नहीं है, मुझे हर हाल में घर पर ही बनाना होगा। तुम बस मुझे सामान लाकर दे दो। मैंने उसे पैसे दिए और वह सौदा लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आया तो मैंने सामान चेक किया, सब पूरा था,
लेकिन एक अजीब सी चीज़ थी जो सामान के साथ ही थी। मैंने हैरानी से देखा कि वह फिटकरी लेकर आया था। मैं सोच में पड़ गई कि वह ये क्यों ले आया है, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मुझे लगा वह गलती से ले आया है, लेकिन यह एक बार नहीं हुआ, रोज़ाना ही अब ऐसा होने लगा। मैं उससे कुछ भी मंगवाती तो वह 20 रुपए की फिटकरी ज़रूर लेकर आता था। मैं वह फिटकरी किचन के कबर्ड में रख देती थी। यहाँ तक कि मेरे पास फिटकरी का ढेर लग गया था। दीपक बड़ा था, इसलिए मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे ये पूछ सकूं कि वह आखिर फिटकरी सामान के साथ क्यों लेकर आता है। अगर ये एक बार होता तो मैं सोचती कि गलती से हुआ है, लेकिन रोजाना ही ये सब हो रहा था। पर मुझे अजीब सा लगने लगा था, क्योंकि फिटकरी तो औरतें अपने वैसे कामों में इस्तेमाल किया करती हैं। दीपक के आने से मुझे ही नहीं, बल्कि मेरे पति को भी आसानी हो गई थी। उन्हें भी अगर कुछ मंगवाना होता तो वह दीपक को भेज देते थे, वरना पहले तो वह ऑफिस से थके हुए आते थे और कोई काम आ जाता तो उन्हें खुद ही जाना होता था, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल का काम था। बे-औलाद जोड़ों का दर्द शायद ही दुनिया में कोई समझ सकता हो कि वह किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मेरे पति में तो कमी थी ही, लेकिन अब मेरे अंदर भी तरह-तरह की बीमारियां पैदा हो गई थीं और गोलियां मैं खाना नहीं चाहती थी। जहां दीपक ने हम दोनों पति पत्नी के लिए इतनी सारी आसानी कर दी थी, वहीं पर एक बहुत बड़ा मसला भी मेरे लिए खड़ा कर दिया था। वह मसला था फिटकरी का। मैंने सुना था कि फिटकरी को औरतों की काफ़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से मैं शर्म के मारे अपने भतीजे से पूछ नहीं पा रही थी कि वह फिटकरी क्यों लेकर आता है। क्या उसने मेरी और मेरे डॉक्टर की बातें सुन ली थीं? मैं यही सोच सोच कर थक चुकी थी। दिल करता था कि उसे मना कर दूंगी कि ये चीज़ ना लेकर आए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन मैंने दीपक को एक अजीब हरकत करते देखा। मैंने देखा वो मेरे बाथरूम में झांक रहा था। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। एक दिन मैंने हिम्मत करके दीपक से फिटकरी के बारे में सवाल किया, तो उसने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और दीपक की बातों के बारे में सोचती रही। इसका मतलब ये है कि वह रात को हम दोनों पति पत्नी की बातें सुनता था। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी ने घेर लिया था। मैं दीपक की बातें सुनकर इस कदर शर्मिंदा हो गई थी कि मेरा दिल कह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मेरे दिमाग में भी नहीं था कि वह मेरे ऐसे राज को जान जाएगा जिसे मैं सबसे छुपाती थी। उसने मेरे और मेरे पति की बातें सुन ली थीं, इसीलिए वह मुझे रोज़ाना फिटकरी लाकर देता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था कि मैं इसे इस्तेमाल करूं। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। शर्म से मेरी ऐसी हालत थी कि काटो तो बदन में खून नहीं। एक तरफ औलाद की परेशानी थी तो दूसरी तरफ ये मसला। ये ऐसी शर्म की बात थी कि मेरे भतीजे को मुझसे कहते हुए शर्म आ रही थी और मुझे उससे पूछते हुए। थोड़ी देर बाद दीपक ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने मुझसे कहा कि वह सुबह वापस जा रहा है, अब और यहाँ नहीं रह सकता। मैं कुछ ना बोल पाई। मैं इतनी शर्मिंदा थी कि उसे ये तक ना कह सकी कि अभी कुछ दिन और रुक जाओ। दीपक सुबह ही वापस चला गया। उसके यहाँ होने से मुझे यहाँ बहुत सारी आसानी थी। मैं किचन में चली गई और उस फिटकरी के ढेर को डिब्बे से निकाला। मुझे दीपक की बातें याद आने लगीं तो अजीब सा एहसास हुआ। मेरा दिल किया कि मैं ये सब बाहर कचरे में फेंक दूं, लेकिन फिर सोचा कि वह ये सब मेरी भलाई के लिए कह रहा था। कौन सा उसने कुछ गलत कहा था। मैंने एक फिटकरी उठाई और नहाने के पानी में डाल दी। थोड़ी देर बाद वह घुल गई तो मैंने उस पानी से स्नान किया। मैं काफ़ी दिनों तक फिटकरी वाले पानी से स्नान करती रही और मेरी बीमारी खत्म होती चली गई। मेरी जो बीमारी थी उसके कारण मुझ में बहुत ज़्यादा बदबू थी। मैं अकेली रहती थी, इसलिए कोई इस बदबू को ज़्यादा महसूस नहीं कर पाता था, लेकिन मेरे पति तो मेरे साथ रहता था। मैं खुद को साफ सुथरा रखने की कोशिश करती थी, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी थी
जो ऐसे ही ठीक नहीं होती थी। लेकिन जब मैंने रोज़ाना फिटकरी वाले पानी से नहाना शुरू किया तो ये आहिस्ता-आहिस्ता दम तोड़ती चली गई और मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। क्योंकि रोज़ाना रात को मैं अपने पति के ताने सुनती थी, जो मुझे यही कहता था कि मुझसे बहुत ज़्यादा बदबू आती है। एक रात मेरा पति इसी तरह की बातें मुझसे कह रहा था कि दीपक ने सुन लिया और उसने बताया कि उसके बाद रोज़ाना फिटकरी लेकर आता था ताकि मैं उससे नहाकर इस बीमारी से जान छुड़ा सकूं। रोज़ाना नहाने के बावजूद भी इसकी बदबू नहीं जाती थी और मेरी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई थी। दीपक ने बताया कि उसके एक दोस्त को भी इसी तरह की बीमारी हुई थी और उसकी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई थी। वह दोस्तों में बैठने के काबिल नहीं रहा था। उसकी बदबू की वजह से हम सब भी उससे दूर ही रहते थे। फिर किसी ने मेरे दोस्त को फिटकरी वाले पानी से नहाने का मशवरा दिया। जैसे ही मेरे दोस्त ने फिटकरी वाले पानी से नहाना शुरू किया तो उसकी ये बीमारी खत्म हो गई। दीपक की बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी। मुझे हकीकत में रोना आ गया था और मैं काफ़ी देर तक रोती रही। लेकिन जब मैंने उसकी लाई फिटकरी से नहाना शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी आसान हो गई थी। मैंने महसूस किया कि मेरे पति की बदबू वाली शिकायत खत्म हो गई थी। मैं ये देख हैरान थी कि कैसे वह मेरी मुश्किल को समझ गया और उसने मेरी मदद की। वरना मुझे तो ये महसूस हो रहा था कि मेरी औरतों वाली बीमारी के बारे में उसे खबर हो गई है और इसीलिए वह फिटकरी लेकर आता है। इस शर्मिंदगी की वजह से मैं उससे सवाल तक नहीं कर पा रही थी। लेकिन दीपक के चले जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ज़िंदगी में औलाद का होना कितना ज़रूरी है और औलाद के बगैर ज़िंदगी कितनी मुश्किल होकर रह जाती है। मैंने अपने सोने के कुछ गहने अपने इलाज के लिए बेच दिए और ऑपरेशन करवाकर उस दर्द से भी जान छुड़ा ली। फिर मेरी भाभी ने मुझसे बात की। उन्होंने बताया कि उनके पहचान में एक बहुत अच्छे वैद्य हैं। उन्होंने उनसे दवाई ली है जो मुझे अपने पति को रोज़ाना रात को दूध में मिलाकर देनी है। मेरे लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं था क्योंकि मेरे पति को सोने से पहले गर्म दूध पीने की आदत थी। मैंने उस दवा को अपने पति को बताए बगैर दूध में मिलाकर देना शुरू कर दिया। 5 से 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सच में ये समस्या इतनी बड़ी नहीं थी। सिर्फ मेरे पति को थोड़ा सा इलाज करवाना था जिसके लिए वह तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन ईश्वर ने मेरी झोली भर दी थी और मुझे बेटा दे दिया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि वह समझ गए थे कि मैं उन्हें दूध में दवा मिलाकर देती हूँ। उन्होंने मुझे दवा मिलाते देख लिया था लेकिन वो इसलिए खामोशी से दवा लेते रहे क्योंकि दीपक के जाने के बाद उन्हें भी एहसास हो गया था कि औलाद के बगैर इंसान की कोई ज़िंदगी नहीं। हर इंसान के लिए औलाद कितनी ज़रूरी है। मेरे पति ने कहा कि वह अपनी मर्जी और खुशी से दवा लेते रहे क्योंकि उन्हें भी औलाद चाहिए थी। अब मैं अपने पति और बेटे के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।